মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। লোকের সেবা করতে এসে নিজেই খুন হয়ে গেছে। ইনভেস্টিগেশন আমরা করছি আর যা সম্ভব প্রয়োজন প্রত্যেকটা স্টেপস না হবে। पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। हमको न्याय दीजिए। যে মেয়েটি যে হসপিটালে তার ডেড বডি পাওয়া গেল সেই মেয়েটির পোস্টমর্টম সেই কর্তৃপক্ষ কি করে করে रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर करोगे लोगों को इस घिनौनी हरकत के बारे में पता चलेगा और ये बहुत जरूरी है। आज जिस केस के बारे में हम बताने जा रहे हैं, आज ये नहीं बोलूंगी कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अभी इंडिया में इस केस को लेकर छात्रों और डॉक्टर्स की आंदोलन चल रही है। जी हाँ, ये केस है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप एंड मर्डर केस ऑफ सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट इंटर्न। ऐसी बर्बरता और निर्ममता दिखाई गई है कि जब तक आप इस पूरे केस को सुन नहीं लेते, कैसे निर्यातना दी गई है पीड़िता को जान नहीं लेते, आपको शायद पता न चले। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। पीड़िता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पिता स्कूल बच्चों की यूनिफॉर्म सिल के ये सपने देखे थे कि लड़की को डॉक्टर बनाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो सबके सामने उसी बेटी की न्याय मांगते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कभी पुलिस तो कभी कोर्ट। आखिर क्यों? আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। আমার একটা মাত্র মেয়ে, অনেক কষ্ট করে ডাক্তার করেছিলাম। লোকের সেবা করতে এসে নিজেই খুন হয়ে গেছে। আমার মেয়েটা তো চলে গেছে, ও তো আর রিটার্ন আসবে না। যদি এটা বিচার যদি পাই সেটাই আমাদের। अगर आपको पूरी घटना के बारे में जानना है तो आपको टाइमलाइन पे ध्यान देना होगा। अच्छे से सुनिए और जानिए कैसे दरिंदगी हुई थी पीड़िता के साथ उस रात में। तारीख थी 8 अगस्त 2024। पीड़िता सुबह अपने घर से निकली थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए। उसके माता पिता को ये पता नहीं था ये आखिरी बार है जब वो अपने बेटी को देख रहे हैं। इसके बाद उससे जब देखेंगे पीड़िता जिंदा नहीं होगी और निर्ममता से उसे रेप और मर्डर कर दिया होगा। पूरे दिन काम करने के बाद रात को अपनी इंटर्न दोस्तों से मिलकर बाहर से खाना मंगा कर खाते हुए पेरिस ओलंपिक्स के नीरज चोपड़ा के परफॉर्मेंस एंजॉय कर ही रही थी। करीब रात के 11 बजे पीड़िता की बात हुई थी माँ से बात करते हुए पीड़िता ने बताया, पेशेंट्स को देखने जा रही हूँ, आप चिंता मत करो, आप सो जाओ। आखिरी बार माता पिता ने बेटी के साथ बात करी थी। पुलिस बोली हुई बातों के अनुसार रात के 2-3 बजे के करीब पीड़िता 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल को जाती है रेस्ट करने। आरजीकर हॉस्पिटल में इंटर्न की सोने की या रेस्ट लेने की कोई जगह नहीं था, इसलिए सारे इंटर्न कभी कभी सीनियर भी आते थे काम के बाद रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में। आखिरी बार था जब पीड़िता को सीसीटीवी और बाकी कॉलेज के द्वारा देखी गई थी। डेट है 9 अगस्त 2024। सुबह किसके द्वारा पीड़िता की डेथ बॉडी को देखी गई, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। कभी कोई बोल रहा है कि इंटर्न की द्वारा देखी गई, कभी बोला गया कि हेल्थ स्टाफ के द्वारा देखी गई। पर लड़की के घर वालों को सुबह के 7 या 7:30 बजे के करीब एक फोन कॉल जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल आ जाइए। पीड़िता के पिता को फोन से ऐसे खबर देते हैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन। बार बार पीड़िता के पिता द्वारा कॉल करे जाने पर कॉल को काट दिया जा रहा था। फिर एक बार कॉल उठा के बताया गया आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माता पिता जोर जोर से रोने लगे। पड़ोसी आके पूछने पर सब कुछ बता के रोने लगे। जब माता पिता और पड़ोसी के 2 जन हॉस्पिटल जाते हैं, खुद की बच्ची को 3 घंटे तक देखने भी नहीं दिया गया, ऐसे बोलना था परिवार वालों का। 3 घंटे के बाद पीड़िता के पिता माता को बुलाया गया आके बच्ची को देख लेने के लिए। जब बच्ची को जाके उसके पिता माता ने देखा, खून से लथपथ हुई पड़ी थी उनकी मासूम सी बच्ची। इतना इंजरी था कि बच्ची को पहचान नहीं जा रही थी। पूरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, दोनों पैर राइट एंगल पे मुड़े हुए थे। फिर दोनों पैर को चीरा गया था जिस वजह से उसके पेल्विक बोन भी टूट गया था। ऐसे बहुत से इंजरी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड
के इस तरफ मिला गया। हॉस्पिटल और पुलिस वालों ने प्रिलिमिनरी स्टेज पे इसको सुसाइड बता दिया। हॉस्पिटल वालों ने बिना किसी को बताए पोस्टमार्टम भी करा दिया और बताए ये तो सुसाइड है। रियली कोई भी अपनी आंखों से देख के बता सकता है कि ये एक रेप, टॉर्चर एंड मर्डर केस है। फिर पुलिस और हॉस्पिटल इसको सुसाइड क्यों बता रहे थे? एक्चुअली में वो किसको बचाने चाहते थे? আমার মেয়ে ওরকমই না, আমার মেয়েকে খুন করেছে। তো এখানে কাটা দাগ, অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে, চশমাটা ভেঙে গেছে, গায়ে কোনো ইয়েই ছিল না, কাপড় পরা ছিল না, কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই ভেতরে, সবকিছু একদম অগোছালো। আমার মেয়েটা তো চলে গেছে, ও তো রিটার্ন আসবে না। যদি একটা বিচার যদি পাই সেটাই আমাদের। फिर इस केस में एंट्री होता है हमारे हीरो, हमारे वीर डॉक्टर्स की। जी हाँ, मैं इनको हीरो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज इन्हीं की वजह से सरकार पर दबाव है केस को सॉल्व करने का, दोषी को पकड़ने का। वरना कब का हर दूसरे केस की तरह इसको भी बंद कर दिया जाता सुसाइड का धब्बा लगाकर। डॉक्टर, इंटर्न, स्टूडेंट्स एक जोरदार प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं 9 अगस्त के दोपहर तक, क्योंकि पुलिस पीड़िता की मृत्यु को सुसाइड दिखा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। आंदोलन डॉक्टर्स की कुछ मांगे थी, जैसे बाहर से फॉरेंसिक टीम लाई जाए पोस्टमार्टम के लिए, और कोलकाता पुलिस के ऊपर विश्वास न होने के कारण मांग कर रहे थे सीबीआई की। भारी प्रोटेस्ट के बाद बाहर से फॉरेंसिक टीम आते हैं। पीड़िता की मां के उपस्थिति में पीड़िता के पोस्टमार्टम करी जाती है विद वीडियो रिकॉर्डिंग। पता नहीं कोलकाता पुलिस को ऐसा क्या जल्दी था कि जब रात को पोस्टमार्टम नहीं करी जाती है, पोस्टमार्टम कर दिया गया। घर वालों को सही से बच्ची को देखने तक नहीं दिया गया। पहले पुलिस ने बोला था माता पिता आप पहले सब दाह करने की जगह पर जाएंगे, फिर हम बॉडी लेके जाएंगे, पर कोलकाता पुलिस फैमिली को ना बता के डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में लेके चले गए। क्वेश्चन ये था कि गार्जियन सिग्नेचर परिवार वालों ने नहीं करी थी तो फिर लड़की की बॉडी को विदाउट परमिशन कैसे ले जाएगा? ना उसके दोस्त, कलीग, डॉक्टर्स, किसी को भी सब दाह करने की तो दूर की बात है, उन्हें देखने तक भी नहीं दिया गया। परिवार के आने पर जल्दी जल्दी से सब दाह कर दिया गया। ডেড বডি নিয়ে চলে গেছে, ডেড বডি নিয়ে কোথায় চলে গেল? আমাদেরকে মেয়েটাকে মেরে ফেললো, তারপরে একা তো চার फिर आता है 10 अगस्त 2024। स्टूडेंट एंड डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट करना अभी भी चालू रहा था। मांगे ये थे कि जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ो एंड जस्टिस दिलाओ। आश्चर्य की बात ये थी कि घटना होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया था। कोलकाता पुलिस के अनुसार घटना स्थान पर एक वायर्ड ब्लूटूथ मिलता है। जब लड़की की फोन से कनेक्ट करा गया तो कनेक्ट नहीं हुआ, तो उनको शक हुआ कि शायद ये मुजरिम का हो सकता है। सीसीटीवी में कुछ लोगों को देखी जाती है। पता लगाने पर सारे पेशेंट्स या पेशेंट्स के फैमिली थे और एक आदमी था जो कि कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस को कई काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, ऐसे बहुत कुछ। उसका हर दिन आना जाना होता था आरजी घर में। खुद को पुलिस बताते हुए सब पर रोक झाड़ना, मिसबिहेव करना, शराब पी के आना, लड़की डॉक्टर्स एंड पेशेंट को मिसबिहेव करना। अगर कोई भी उसके ऊपर आवाज उठाता था, खुद को पुलिस बताते हुए पुलिस की धमकी देकर डराकर चुप करा देता था। ऐसे इंसानों को कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर पर कैसे रखता है? क्या सिविक वॉलंटियर वालों के बैकग्राउंड चेक नहीं होते? क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि सिविक वॉलंटियर ऐसे गुंडाराज कर रहे थे। बहुत बार इन लोगों के काम पर कंप्लेन आ चुका था। एक पुलिस के द्वारा नोटिस करा गया कि जाते समय सिविक वॉलंटियर के गले में वायर्ड ब्लूटूथ था, पर आते समय नहीं था। इससे पहले पुलिस जितने भी पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर सीसीटीवी पे देखे गए थे, उनके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखी गई थी, पर कनेक्ट नहीं हुआ था। पर सिविक वॉलंटियर को ढूंढा गया तो पता चला वो भी पुलिस के बैरियर पर सो रहा है। उसको उठाकर लाया गया और ब्लूटूथ कनेक्ट करा गया तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गई। अब पुलिस उसको अरेस्ट करता है और सिविक वॉलंटियर का नाम था संजय रॉय। पुलिस को पूछा गया तो पुलिस ने बताया करीब सुबह के 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसा था और 40 मिनट के बाद वो निकल गया। संजय रॉय को पकड़ने के बाद पुलिस ने बताया लड़के को खून करने के बाद बाहर जाके उसने शर्ट पे लगा खून को साफ करा, पर जूते साफ करना भूल गया। पकड़ने के बाद जब जूते का खून टेस्ट हुआ तो लड़की की खून से मेल खा गई। इससे उन्हें पता चल गया यही वन एंड ओनली मुजरिम है। जब संजय रॉय का पूरा
हिस्ट्री निकाला गया तो पता चला उसके ऊपर कई केसेस है छेड़खानी करने की। उसने टोटल 4 शादी करी थी, उसमें से 3 ने उसके नशे करके डोमेस्टिक वायलेंस करने की वजह से उसे छोड़ के चले गए। 2 पत्नियों ने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी करे थे और खुद आरजीकर हॉस्पिटल की एक पेशेंट ने कंप्लेन करी थी कि प्रिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर खुद पुलिस में होने की धमकी देकर मिलने आने को बताता था। इतना सब कुछ करने के बाद उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ था? है कोलकाता पुलिस के पास इसका जवाब? ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं आरजीकर के स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस से और गवर्नमेंट से भी। हमने इनको वहाँ लेके बैठा है, टैक्स से उनको सैलरी दी जाती है और हमें यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो हमारे टैक्स पे ये किसको सुरक्षित करना चाहते हैं और किसको सुरक्षा दी जा रही है, पूछना तो बनता है। ओके, स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की मांग पूरी हो गई थी। मुजरिम को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया था। पुलिस के हिसाब से पीड़िता को जस्टिस भी मिल गया था, सब ठीक होना चाहिए था। फिर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट बंद होने की जगह पर देश के कई जगह कई बड़े बड़े हॉस्पिटल इस आंदोलन में उतर आए थे। आखिर क्यों? कारण था लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ दिल दहला देने वाला चीज सामने आया था। टोटल 11 जगह इंजरी था। आंखें, मुंह और होठों से खून आ रहा था। पेट बुरी तरह से जख्मी था। गर्दन टूटा हुआ था। पेल्विक बोन टूटी हुई थी। प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। लेफ्ट पैर को 90 डिग्री मोड़ के चीर दिया गया था। दाहिना हाथ और उंगली टूटी हुई थी। उसके कॉलर बोन भी तोड़ दिया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पे हेयर क्लिप्स अटका दिया गया था। बॉडी की कई जगह पर 100 से ज्यादा इंसानों के काटने के निशान था, जैसे कोई नोच खाना चाहते हो। सारे टॉर्चर होने के बाद उसके गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके दीवार और फ्लोर पर पटका गया, जिसके वजह से उसके स्कल डैमेज हो गए। जोर से चिल्ला ना पाए इसीलिए मुंह में रुमाल से मुंह को बंद कर दिया गया। और चौंकाने की बात ये थी कि उसके बॉडी से 151 ग्राम सीमेंट मिला था। लास्ट में उसके गला दबाकर मार दिया गया। गला इतना जोर से दबाया गया था कि उसके कॉलर बोन भी टूट गया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। ऊपर के सारे इंजरी के बारे में सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि एक मुजरिम का काम है या इनमें और भी शामिल है? अकेले संजय रॉय ने इतना घिनौना काम को अंजाम दिया है या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? मैं यहीं पे रुकती हूँ। आप सबसे मेरी कुछ सवाल है। आप लोगों को निर्भया केस के बारे में तो पता ही होगा, जो कि साल 2012 में हुआ था। उसी टाइम पे भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे हमारे राजधानी दिल्ली और पूरे देश में। घटना होने के 7 साल बाद दोषियों को फांसी की सजा दिया गया। रेप एंड मर्डर केस को लेके नया आइन लाया गया। पर निर्भया कांड के 12 साल बाद क्या इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लेके कुछ चेंज हुआ है? उस टाइम पे कुछ लोगों ने ये बताया था कि इतने रात को बाहर थी इसीलिए ये हुआ, पर यहाँ तो लड़की नाइट ड्यूटी पे थी। 36 घंटे काम करने के बाद रेस्ट लेने गई थी। क्या इसको भी गलती बोलेंगे? स्वाधीन भारत में जहाँ नियर टू 50% वुमेन है, क्या स्वाधीन भारत की आधी जनता अभी भी स्वाधीन नहीं है? कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स खुला है। आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आवाज रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज वी वांट जस्टिस। हम लोगों का न्याय चाहिए। न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा।